छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चंस पर आते हैं सीधे। आज का पहला क्वेश्चन है, कुटुमसर गुफाओं का अन्वेषण किसने किया था? काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। कुटुमसर की गुफाएं जो कि बस्तर जिले के जो बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर स्थित है कुटुमसर की गुफाएं। काफ़ी बार ये चीज़ भी पूछा गया है। तो इसका अन्वेषण मतलब खोज करने का काम किया था प्रोफेसर शंकर तिवारी ने। तो इन्होंने जो है उसका अन्वेषण किया था कुटुमसर की गुफाओं का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है और आपको जो है आगे जो भी बोलेगा क्या बोल रहा है, सत्य कथन को पहचानना है। तो देख लेते हैं भाई। कथन पहला, 29 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। तो देखिए 1937 में भारत में प्रांतीय चुनाव होते हैं। भारत में उस समय 11 प्रांत हुआ करते थे, जिनमें से एक मध्य प्रांत भी था। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, ये मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था। तो मध्य प्रांत में भी चुनाव हुए और मध्य प्रांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और कांग्रेस ने अपना सरकार बनाया। तो जो पहला मंत्रिमंडल था वो मिस्टर खरे के नेतृत्व में बना, मतलब कि मिस्टर खरे मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनकी जो सरकार है वो अधिक दिन चल नहीं पाती है, गिर जाती है, जिस कारण से आगे चल के पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ जो डेट दिया है 29 जुलाई 1938, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल सही डेट दिया हुआ है। इसी दिन मतलब कि 29 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। मतलब कि जो पहला कथन है पूर्णतः सत्य है। दूसरा कथन दिया है, इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में विद्या योजना प्रारंभ की। तो देखिएगा ये जो विद्या योजना है, जिसको ये जो है ना पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा शुरू किया गया था। तो पंडित रविशंकर शुक्ल पहले वाले मंत्रिमंडल में जब खरे मुख्यमंत्री थे उस टाइम पर ये जो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला दिया है 8 नवंबर 1939 को इस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1 सितंबर 1939 को और इसके ठीक 2-3 दिन बाद मतलब 3 सितंबर 1939 को भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर लिया जाता है ब्रिटेन की तरफ से। और इसमें ना भारतीय नेताओं से बिल्कुल भी विचार विमर्श नहीं किया गया। तो इसका विरोध करती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विरोध स्वरूप 8 नवंबर 1939 को जो कांग्रेस मंत्रिमंडल जिन भी प्रांतों में गठित हुआ था, टोटल 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुए थे, सब त्यागपत्र दे देते हैं। तो यहाँ तीनों कथन सत्य है। तो जो पंडित रविशंकर शुक्ल थे वो भी त्यागपत्र दे देते हैं। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, मतलब ये द आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ में आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? तो ये जो है ना ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। तो 1862 में जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रांत के अंतर्गत एक संभाग बनाया जाता है। तो ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से कथन वाला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन दिया हुआ है, 9 अगस्त 1942 को रायपुर के कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। तो ये बिल्कुल सही कथन है। देखिएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन इसका प्रस्ताव पारित होता है और उसके ठीक दूसरे दिन 9 अगस्त 1942 तक सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, छत्तीसगढ़ के भी काफ़ी सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पंडित रविशंकर शुक्ल भी गिरफ्तार हो जाते हैं। इसी कारण 9 जुलाई को जो है देश भर में आंदोलन होता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे,
रायपुर की जो जनता थी वो जुलूस निकालती है और साथ ही साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया जाता है। सही कथन है ये। अगला देखते हैं, रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ने नागपुर के हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा फहराया। तो देखिएगा उस जमाने में ना हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था और मध्य प्रांत की राजधानी हुआ करती थी नागपुर, जो कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो नागपुर राजधानी हुआ करती थी। तो रायपुर के एक युवक जिनका नाम था रामकृष्ण सिंह, तो ये ना नागपुर में पढ़ने के लिए गए हुए थे। तो जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है तो ये भी आंदोलन में कूद पड़ते हैं और नागपुर के हाई कोर्ट में, नागपुर का जो उच्च न्यायालय होता है वहां पर ये तिरंगा फहरा देते हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन है। ये घटना कब की है, अगर आपको डेट याद रखना है तो याद रख सकते हैं 15 अगस्त 1942 की ये घटना है। हाँ नहीं 15 अगस्त नहीं, 9 सितंबर 1942 की ये घटना है। ये वाली जो घटना है 9 सितंबर 1942 की है। उस पर तीसरा दिया है, बिलासपुर में 9 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों ने हड़ताल किया। तो देखो बिलासपुर में जो हड़ताल हुई, आंदोलन हुआ, वो 9 अगस्त को नहीं हुआ था, 15 अगस्त 1942 को हुआ था। तो यहाँ पर ये जो डेट दिया है ना ये गलत है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ 1 और 2 सही होगा, तो अ आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मराठा काल में किस सूबेदार को रतनपुर में गोली मार दिया गया था? तो मराठा काल में छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था लागू की गई थी। बिंबाजी भोसले उन्होंने तो भाई प्रत्यक्ष शासन किया, लेकिन उनके बाद जो व्यंकोजी भोसले आए वो नागपुर छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा शुरू की और अपनी ओर से वो जो है सूबेदार नियुक्त करते थे। तो जो सूबेदार होता था वो कैसे नियुक्त होता था, तो जो सबसे अधिक छत्तीसगढ़ से राजस्व वसूल करने का वायदा करता उसको ही छत्तीसगढ़ का सूबेदार बनाया जाता था। एक तरह से छत्तीसगढ़ को नीलाम किया जाता था और जो सर्वाधिक राजस्व वसूल करने की बोली लगाता कि मैं इतना वसूल करके दूंगा, उसको जो है वो दिया जाता था ठेकेदारी, सूबेदारी। तो होता ये था कि जो सूबेदार होता था वो अधिक वसूलने की कोशिश करता था। तो जो सखाराम हरि है ये थोड़ा सा जो है ज़्यादा ही इसको वसूलने का आदेश हुआ था। तो इसने क्या किया, काफ़ी परेशान करने की कोशिश की सखाराम हरि ने, मतलब लोगों को ज़्यादा वसूलने की कोशिश की, इसको गोली मार दिया गया। रतनपुर के किसी एक व्यक्ति ने जो है इसको गोली मार दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवी संदेश के निर्देशक कौन थे? तो भाई जो पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म थी वो उसका नाम क्या था? आई थिंक मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, ये हाँ नाम तो दिया है ना, कही देवी संदेश। हाँ, तो इसके जो निर्देशक थे वो थे मनु नायक। कौन थे? मनु नायक। वहीं जो सतीश जैन है ना, ये छत्तीसगढ़ के पहले रंगीन फिल्म जो एक आई थी ना, मोर छैया भुइयाँ, उसके ये निर्देशक थे। हनुमंत नायडू इन्होंने गीत गाए थे। तो निर्देशक कौन थे? मनु नायक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महानदी का प्राचीन काल में एक नाम था। तो जो महानदी हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है, इसका प्राचीन काल में एक नाम मिलता है। भाई क्या नाम मिलता है? तो ताप्ती तो भाई ये तो दूसरी नदी है ना, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रवाहित होती है। मंदाकिनी ना, ये चित्रकूट को बोला जाता था। चित्रकूट जो है 2 नदियां हैं, एक हमारे छत्तीसगढ़ में है, एक उत्तर प्रदेश तरफ भी है, और दोनों ही नदियों के लिए मंदाकिनी शब्द मिलता है। निरंजना नदी ये जो है ये भी एक नदी थी। चित्रोत्पला ये जो है महानदी के लिए कहा गया है प्राचीन काल में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला किसान शॉपिंग मॉल कहाँ स्थापित किया गया है? तो भाई ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, राजनांदगांव में इसको स्थापित किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे ही जाते हैं अब भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय भारत में कितने राज्य थे? तो देखिएगा ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो देश का 26वें नंबर का राज्य है। तो जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई उस समय कितने राज्य थे? तो 25 राज्य थे। 26वां राज्य हमारा छत्तीसगढ़ बना। उसके बाद 27वां कौन बना? उत्तराखंड। उसके बाद 28वां कौन बना? तो झारखंड। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 25। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। राजनांदगांव का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? काफ़ी बार पूछा गया है। ये जो चितवा डोंगरी है ये प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। मतलब कि
जो आदि मानव उस समय यहाँ रहता रहा होगा, तो उसने जो है चितवा डोंगरी की गुफाओं में कुछ चित्र बनाए हैं। तो आदि मानव कालीन मतलब प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं राजनांदगांव जिले के चितवा डोंगरी से। काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है कि चितवा डोंगरी कहाँ स्थित है, तो राजनांदगांव। बस इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर किया है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।